हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि ये जो आपकी क्लासें हैं डेली रात में 9 बजे हो रही हैं और इसमें हम आपका जो कंप्लीट कोर्स है आपके राकेश गोस्वामी सर की बुक है उससे हम आपका पाश्चात्य कला का इतिहास कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने 5 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा 6 लेसन स्टार्ट होना है, तो जल्दी से फटाफट से क्लास में जुड़ जाइए। जिसने अभी तक 5 लेसन तक नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। हमने प्लेलिस्ट बना दी है तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि आज का जो लेसन है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा लेसन है, इस वजह से हम इसको थोड़ा सा फास्ट वे में करेंगे। हालांकि इसके पहले जो क्लासें हुई हैं बहुत नॉर्मली चले हैं, अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए चले हैं, लेकिन आज थोड़ा सा स्पीड हाई रहेगी क्योंकि चैप्टर बड़ा है, कम से कम 25 से 30 पेज हैं इसमें लगभग, तो इसमें थोड़ा सा हम स्पीड हाई रखेंगे। ठीक है, इतनी भी हाई नहीं कि आपको समझ में नहीं आए, लेकिन हाँ बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो। तो हमारा चैप्टर जो 6 नंबर का चैप्टर है वो कौन सा है? पुनर्जागरण कालीन कला। ठीक है, इसका टाइम पीरियड देख लीजिए कहाँ से मिलता है। 1300 कह दीजिए या 1350 से 1520 या 1530 के लगभग मिलता है। ठीक है, किसका टाइम है ये? पुनर्जागरण कालीन कला का। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। तो देखिए इसमें चित्र दिखाया गया है, ये है चित्र आपका ईसा का अंतिम भोज। क्या है? ईसा का अंतिम भोज है। ठीक है, और बनाया किसने है? लियोनार्डो दा विंची ने। कब टाइम पूछ लेता है कब का है ये चित्र, तो 1495 से 1498 के बीच का ये चित्र है और इसको संग्रहित किया गया है इटली में। फ्रेस्को सेस्को माध्यम में बना हुआ है और सांता मारिया उपासना गृह मिलान इटली में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट दे रहा है रेनेसा अर्थात पुनर्जन्म। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? जॉर्जियो वसारी ने। कब? 1511 से 1574 ईस्वी में। और इन्होंने 1550 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी है, कौन सी? लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस पेंटर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्ट्स। बहुत पूछी जाती है, किसकी है ये? जॉर्जियो वसारी की है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुनर्जागरण का प्रारंभ इटली के फ्लोरेंस मतलब आधुनिक टस्कनी क्षेत्र से जियोत्तो की कला से माना जाता है। और जियोत्तो एक ओर गोथिक कला का अंतिम कलाकार था तो दूसरी ओर किसका? पुनरुत्थान कला का आरंभ करता था। पूछा जाता है गोथिक कला का अंतिम कलाकार जियोत्तो और किसका आरंभिक? तो पुनरुत्थान कला का आरंभिक। हालांकि कुछ कला इतिहासकार जो हैं वो किसको मानते हैं? सिमाबुए नामक चित्रकार से इटालियन पुनरुत्थान का आरंभ मानते हैं। ठीक है, आगे। 14 से 16वीं शताब्दी के मध्य इटली की कला में पुनरुत्थान की लहर जो चली वह धीरे धीरे पश्चिम यूरोप के अन्य देशों नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस तथा जर्मनी में भी फैल गई। तो कहाँ कहाँ पर? यूरोप के नीदरलैंड, स्पेन, फ्रांस और जर्मनी में भी ये फैल गई। प्राचीन कला के अध्ययन, तर्क और स्वतंत्र चिंतन में विश्वास इनका मूल आधार था। पूछ लिया जाता है इनका मूल आधार कौन सा नहीं था। ऑप्शन ये तीनों दिए होंगे, चौथा अलग दिया होगा तो उसमें आपको देखना होगा। आगे, धार्मिक विषयों को मानवीय दृष्टि से अंकित किया गया तथा मनुष्य को इस कला का केंद्र बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस कारण पुनरुत्थान को मानवता की कुंजी कहा गया है। किसको मानवता की कुंजी कहा गया है? पुनरुत्थान को। ठीक है, आगे। 15वीं शताब्दी के आरंभ में यह प्रवृत्ति बहुत बलवती हो गई और मसाचियो इसका अगुआ बना। इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1400 से 1499 ईस्वी की अवधि के दौरान इटली की सांस्कृतिक एवं कलात्मक घटनाओं को सामूहिक रूप से क्वाट्रोसेंटो कहा जाता है।
पूछ लिया जाता है कि इटली की सांस्कृतिक एवं कलात्मक घटनाओं को जब हम सामूहिक रूप से मिला देते हैं तो क्या कहा जाता है, उसको क्वाट्रोसेंटो कहा जाता है। ठीक है। और पुनरुत्थान की कला उच्च आदर्शवादी शास्त्रीय पूर्णता से युक्त थी। रेखांकन, संयोजन तथा रंग सभी में पूर्णता थी। इस युग में सौंदर्य और पूर्णता को सत्य से मिलाकर देखा गया है। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। आगे चलते हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जब आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये क्या कहते हैं, पाश्चात्य कला का जो इतिहास है, ये बुक कंप्लीट होते ही आपका समकालीन कलाकार स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें से हम डेली एक कलाकार को कंप्लीट करते हुए पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को चैनल पे बने रहना है, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता जाए। आगे, इसी युग में इटली के महान कवि दांते अलीघिरी 1260 से 1321 ईस्वी में हुए हैं। और दांते ने टस्कन भाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है दांते ने कौन सी भाषा में डिवाइन कॉमेडी लिखा है, तो टस्कन भाषा में। उनकी एक अन्य प्रसिद्ध रचना है ऑन मोनार्की, बहुत पूछा जाता है, आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा तो मिला भी होगा। इटली के ही निवासी रहे पेट्रॉक, इनको पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। किसको? पेट्रॉक को। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली, बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? द प्रिंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली की पुस्तक कौन सी? द प्रिंस। कब लिखी जाती है? 1532 में। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट दिया है, इसी समय इंग्लैंड के विलियम शेक्सपियर, इन्होंने अपनी अमर कृति रोमियो एंड जूलियट, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखी थी। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की एक अन्य प्रसिद्ध रचना है, जो कि रोमांटिक कॉमेडी है ना, देखी भी होगी आप लोगों ने। चलिए अब चलते हैं इटली के बारे में, देखते हैं इटली में पहला नंबर किसका? फ्लोरेंस का। अब इसमें समझते हैं, इटली के फ्लोरेंस में अनेक कलाकार इटली के फ्लोरेंस में अनेक कलाकार अंतिम गोथिक शैली से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कला में परिवर्तन किया और बनावटी संयम एवं सुरुचि के स्थान पर वे क्या लेके आए? भावाभिवाद। एक सेकेंड, इसको ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ये बनावटी संयम एवं सुरुचि के स्थान पर वो क्या महत्व देते हैं? भावाभिव्यक्ति को ये महत्व देते हैं। फिर आगे दे रहा है, कलाकारों ने प्राचीन कला के बजाय अपने पूर्ववर्ती टस्कन मूर्तिकार जियोवान्नी पिसानो से प्रेरणा ली थी, और लगभग यही प्रवृत्ति कुछ समय पश्चात फ्लोरेंटाइन कला में मिलती है, जब मसाचियो ने अपनी शैली के निर्माण में जियोत्तो से प्रेरणा ली थी। ठीक है, ये बिल्कुल सेंटेंस है कि मतलब किसके बाद क्या हुआ। आगे, फ्लोरेंस के चित्रकार रंगों की अपेक्षा रेखांकन में अधिक कुशल थे। उन्होंने फ्रेस्को पद्धति से भित्तियों पर चित्रण भी किया है। और फिर दे रहा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेगा, पुनरुत्थान कला की कला को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। अब कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। चलो, पहला है आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला, दूसरा है उच्च या फिर चरम पुनरुत्थान कालीन कला। इसका टाइम पीरियड 1320 या 30 से 1500 है, और इसका 1500 से 1527 या फिर 30 है। ठीक है, जस्ट लगा हुआ है। आगे अब स्टार्ट करते हैं आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला को। इसका टाइम पीरियड है 1320 या 30 से 1500, अभी ऊपर देखा है। 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य फ्लोरेंस इटली में पुनरुत्थान कला का आरंभिक काल था, और 13वीं शती के उत्तरार्ध में पुनर्जागृति सर्वप्रथम मूर्ति कला से, इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि 13वीं शती के उत्तरार्ध में पुनर्जागृति सबसे पहले किससे उत्पन्न हुई? दे देगा चित्रकला, मूर्तिकला, और भी दे देगा 2 ऑप्शन, तो आपको लगाना होगा सबसे पहले मूर्तिकला और फिर आपकी चित्रकला। ठीक है, समझते जाइएगा, क्वेश्चन बहुत बनते हैं इधर से। इस समय फ्लोरेंस के प्रसिद्ध कलाकारों में मसाचियो, लोरेंजो घिबर्टी, पिएरा डेला फ्रांसिस्का, डोनातेल्लो, फ्रांसिस एंजेल्को, पाओलो उचेल्लो, फिलिप्पो लिप्पी, आंद्रिया मेंटेग्ना, सैंड्रो बॉटिसेली और बोरोचियो, माइकल एंजेलो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे मसाचियो की तरफ।
अब मसाचियो के बारे में देख लेते हैं। इनका टाइम पीरियड है 1401 से 1428 ईस्वी का। फ्लोरेंस का सर्वप्रथम उल्लेखनीय चित्रकार कौन है? मसाचियो। देखिएगा क्वेश्चन बन रहे हैं अब यहाँ से, ठीक है। इनका जन्म होता है 21 दिसंबर 1401 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ पर? सैन जियोवन्नी वाल्दर्नो फ्रांस में होता है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट बन रहे हैं। अब जहाँ जहाँ हम लाइन खींचे समझ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन बनना है, ठीक है। मसाचियो को चित्रकला में रेखीय परिप्रेक्ष्य का आरंभकर्ता माना जाता है, ठीक है। पूछ लेगा रेखीय परिप्रेक्ष्य में मसाचियो को क्या कहते हैं, तो आरंभकर्ता है ये। उसने पर्सपेक्टिव एवं वास्तविक प्राकृतिक दृश्यों को अपने चित्रों में उतारने का प्रयास किया है। आगे अब देखिए, ये चित्र है मसाचियो का, ट्रिब्यूट मनी है, बहुत पूछा जाता है। टाइम पीरियड 1425 है और ये फ्रेस्को का है, ठीक है, फ्लोरेंस में है। चलिए अब चलते हैं आगे। दे रहा है मसाचियो, जियोतो, ब्रूनालेसी, ये सब स्थापत्यकार, मूर्तिकार तथा मैकेनिकल इंजीनियर जो कि स्थापत्य में रेखीय परिप्रेक्ष्य के विकास के लिए जाने जाते हैं, इनकी कला से ये बहुत प्रभावित थे। तो याद रखना है कौन कौन? मसाचियो, जियोतो, ब्रूनालेसी, ठीक है। देखिए एक चीज़, अगर आज ये कंप्लीट नहीं हो पाए तो इसको हम दूसरे पार्ट में भी कर देंगे, ठीक है। आगे 1426 से 28 ईस्वी के मध्य में ब्रूनालेसी के परिप्रेक्ष्य पर आधारित मसाचियो ने अपना प्रथम विशाल भित्ति चित्र द होली ट्रिनिटी फ्रेस्को का निर्माण सांता मारिया नेवेला, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, सांता मारिया नेवेला गिरजाघर फ्लोरेंस के लिए किया था, ठीक है। आगे वैसे कोशिश करेंगे कि आज ही कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होती तो। मसाचियो ने 1924 ईस्वी में सांता मारिया डेल करमाइन फ्लोरेंस के ब्रांकेसिया चैपल में अपना सर्वश्रेष्ठ भित्ति चित्र फ्रेस्को में द, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऊपर हमने देखा भी अभी है ना, द ट्रिब्यूट मनी निर्मित किया। और यह भित्ति चित्र सेंट पीटर के जीवन से संबंधित एक घटना को दर्शाता है। क्वेश्चन बनेगा इधर से, याद रखना, जिसमें यीशु पीटर को मंदिर के कर का भुगतान करने के लिए मछली के मुंह से सिक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत आता है इधर से, मछली के मुंह से सिक्का एकत्रित करने का निर्देश देते हैं। इस चित्र में चित्रित दृश्य उस विषय का वर्णन करता है जिसमें कर संग्राहक ईसा से प्रवेश शुल्क मांग रहा है, और इस चित्र का महत्व रेखीय परिप्रेक्ष्य और चेरास्क्यूरो के अद्भुत प्रयोगों के कारण है। और इस चित्र को 3 भागों में बांटा गया है, या फिर कह दीजिए 3 एपिसोड में बांटा गया है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम का अभाव है, नहीं अच्छे से क्लियर करते इसको। चलिए आगे चलते हैं। मसाचियो के 2 अन्य चित्र भी विशेष प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक वह बहुफलकीय चित्र है जो 1426 ईस्वी में पीसा के सांता मारिया डेल करमाइन चर्च हेतु अंकित किया गया था, और इस चित्र का एक अंश मैडोना एंड चाइल्ड लंदन के राष्ट्रीय दीर्घा में सुरक्षित है, ठीक है, जो कि काफ़ी क्षतिग्रस्त स्थिति में है। दूसरा चित्र भी फ्लोरेंस के करमाइन चर्च में ही अंकित आदम और हव्वा के स्वर्ग से निष्कासन का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब फ्लोरेंस के ही चल रहे हैं, ठीक है। लंबा चैप्टर है, इस वजह से थोड़ा सा हम स्पीड मेंटेन किए हुए हैं, बाकी लैंग्वेज बिल्कुल सिंपल लिखी हुई है। 1428 ईस्वी में मात्र 28 वर्ष की अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो गई, तथापि वह बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका था। मसाचियो ही प्रथम चित्रकार था जिसने प्राचीन ग्रीस और रोम की इमारतों को पृष्ठभूमि में दर्शाना शुरू किया था, ठीक है। उसके अन्य महत्वपूर्ण चित्रों में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब अच्छे से याद कर लीजिएगा। सान जिवोवेनेले ट्रिप्टिच 1422 का है। वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन्ने 1424 का है, उफीजी। और ईडन गार्डन से निष्कासन 1925 का है, फ्रेस्को में बनता है। और वर्जिन मैरी विद स्यूडो अरेबिक हालो 1426 का है। ये सब किसके हैं आपके? किसके हैं बताओ जल्दी से, फटाफट से, किसकी बात हो रही है? आगे अब नेक्स्ट है लोरेंजो घिबर्ती। अब इनका टाइम पीरियड 1378 से 1455 ईस्वी मिलता है, ठीक है। अब इनके बारे में देखते हैं। तो घिबर्ती का जन्म होता है 1378 ईस्वी में, होता कहाँ है? फ्लोरेंस, इटली में, ठीक है। आगे
घिबर्ती ने सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की कांस्य प्रतिमा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि घिबर्ती ने सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की कांस्य प्रतिमा 8 फीट 4 इंच ऊंची फ्लोरेंस में आर्से मिचेल चर्च के शीर्ष पर 1412 से 1416 में बनाई थी। इंपॉर्टेंट है, कौन सी? सेंट जॉन द बैप्टिस्ट की कांस्य प्रतिमा, ठीक है, याद रखना है। कहाँ पर? आर्सेन मिचेल की चर्च पर। आगे, घिबर्ती ने फ्लोरेंस के आर्सेन मिचेल में ही एक जगह पर सेंट मैथ्यू की 8 फुट 11 इंच ऊंची एक अन्य प्रसिद्ध ब्रॉन्ज प्रतिमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं, बिल्कुल से छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। इसका निर्माण किया था और कब? 1419 से 23 के बीच में। घिबर्ती ब्रूनालेशी मतलब वास्तुशिल्पी है ये, से छोटा और दोनातेल्लो तथा मसाच्चियो से बड़ा आरंभिक पुनरुत्थान युग का प्रसिद्ध मूर्तिकार था, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये चित्र है, गेट्स ऑफ पैराडाइज किसमें बना है? ब्रॉन्ज में। 1425 से 1452 ईस्वी का है ये, किसका है? लोरेंजो घिबर्ती का। आगे, घिबर्ती अपने फ्लोरेंस के बैप्टिस्ट्री द्वार कपाटों, अरे एक सेकेंड, हाँ रुकिए एक सेकेंड बस, रहने दो, ठीक है, चलो। हाँ, तो क्या है नेक्स्ट पॉइंट? घिबर्ती अपने फ्लोरेंस के बैप्टिस्ट्री द्वार कपाटों 10 पैनलों में कांस्य है, पर गेट्स ऑफ पैराडाइज स्वर्ग का द्वार के निर्माण से सर्वाधिक प्रसिद्ध है, पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखना है इसको। अब नेक्स्ट है दोनातेल्लो, इनके बारे में मेन पॉइंट बताए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें 1386 से 1466 ईस्वी का है। दोनातेल्लो का जन्म होता है 1386 में, कहाँ? फ्लोरेंस, इटली में। अब देखिए ये मूर्ति दिखाई गई है, बड़े स्टाइल में खड़े हैं। चलो, ये मूर्ति जो है ना, ये डेविड की है और कांस्य में बनी है, 1440 ईस्वी की है। संग्रह की बात की जाए तो फ्लोरेंस म्यूजियो में रखी गई है। ये किसकी है? दोनातेल्लो की है। आगे, दोनातेल्लो फ्लोरेंस का प्रथम महान शिल्पी और माइकल एंजेलो से पहले 15वीं शताब्दी का सर्वाधिक प्रभावशाली मूर्तिकार था। फिर आरंभिक पुनरुत्थान युग के इस मूर्तिकार ने घिबर्ती की कार्यशाला में शिक्षा ली थी। उसके प्रसिद्ध कलाकृतियों में सेंट जॉर्ज मतलब फ्लोरेंस, डेविड 1449 ईस्वी में, कांस्य, याद रखना है, ये सब चल रही हैं, ठीक है, याद रखना है, ये सब कलाकृतियां हैं। एक्वेस्ट्रियन मॉन्यूमेंट ऑफ गैटेमेलेटा 1453 में, कांस्य में, ठीक है, और इसको रखा गया है ये इटली में। आगे चलते हैं। दोनातेल्लो की सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके द्वारा बनाए गए डेविड के 2 मूर्ति शिल्पों से हैं, जो कि प्रथम संगमरमर से 1408 से 9 में बनता है और दूसरा कांसे में ढाली गई है, जो कि 1430 में बनती है। और आज ये दोनों कृतियां कहाँ हैं? फ्लोरेंस में रखी गई हैं, बारगेलो म्यूजियम में, ठीक है। आगे चलते हैं। दोनातेल्लो ने अपनी मूर्तियों के निर्माण में कांस्य ढलाई की स्मेल्टिंग विधि का प्रयोग किया है, ठीक है, याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आता है एंजेल को। अब इनके बारे में तो 1395 से 1455 ईस्वी का टाइम है इनका। अब देखते हैं, एंजेल्को का जन्म 1395 ईस्वी में इटली के फ्लोरेंस में होता है। अब ये देखिए, दिख रहा है, एक सेकेंड छोटा करते हैं। डिपोजिशन ऑफ क्राइस्ट, ईसा का सूली से उतारा जाना इसमें दिखाया गया और रखा कहाँ है इसको? नेशनल म्यूजियम ऑफ सैन मार्को फ्लोरेंस में इसको संग्रहित किया गया है। बनाया किसने है? एंजेल्को ने। देख लीजिए, चित्र आपके सामने है पीजीटी वालों के लिए। आगे, वह मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार था। उसके चित्र फूलों के समान सुंदर प्रतीत होते हैं तथा आकृतियों की कोमलता के कारण वह पुनरुत्थान का सर्वप्रिय कलाकार माना जाता है। उसने रोम के वेटिकन गिरजाघर को चित्रित किया था। इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है। आगे, एंजेल्को की प्रसिद्धि सेंट मार्को के वेदी चित्रों मतलब मैडोना और सेंट्स के कारण होती है, और इस वेदी चित्र को उसने 1438 से 1443 ईस्वी के मध्य काष्ठ पर टेम्परा माध्यम में बनाया था। और एंजेल को ईसा की सूली का चित्र बनाते समय निरंतर रोता रहता था। ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिए कि जितने पॉइंट बन रहे हैं ना सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। एंजेल्को के कुछ प्रसिद्ध चित्र भी हैं, उनको देख लेते हैं। बहुत लंबे चौड़े हैं चित्र, चलो ठीक है यहीं तक देखते हैं। पहला है कार्टोना की उद्घोषणा, फिर है टेम्परा में बनता है 1433 से 1434 के बीच में, संग्रह है इसका कार्टोना में, ठीक है। फिर है फिसॉल आल्टर पीस जो कि टेम्परा माध्यम में बनता है और रखा गया है फिसौले में। फिर है निकोलिन चैपल के फ्रेस्को चित्र, और ये इसका संग्रह है, वेटिकन में फ्रेस्को में बनता है। और फिर नेक्स्ट है कुमारी का अभिषेक, ये पूछ लिया जाता है किसका है, तो एंजेल्को का है, ठीक है। टेम्परा ऑन पैनल में है और पेरिस में इसको संग्रहित किया गया है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए इसको बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट है भविष्यवाणी जो कि फ्रेस्को में बनता है, संग्रहित है फ्लोरेंस में। और फिर है एडोरेशन ऑफ मगी, इसको रखा गया है वाशिंगटन में। और फिर है देवदूत, अंतिम न्याय, मिस्र को पलायन, ये सब किसके हैं, एंजेल्को के। अब आगे आते हैं पाउलो उचेल्लो, इसका टाइम पीरियड 1397 से 1475 ईस्वी है। और पाउलो उचेल्लो का जन्म 1397 ईस्वी में प्रेटोवेशियो इटली में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसको कला में परिप्रेक्ष्य का वास्तविक आविष्कारक भी माना जाता है, जिसका उल्लेख वसारी ने अपनी पुस्तक लाइफ्स ऑफ द आर्टिस्ट में किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये चित्र है, हाँ पाउलो उचेल्लो का है, क्या है, सैन रोमानो की लड़ाई इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और संग्रहित कहाँ है, ये नेशनल गैलरी लंदन में इसको रखा गया है। और बना कैसे है, पॉपुलर पर एग टेम्परा के साथ अखरोट का तेल और अलसी का तेल मिलाने से इसका निर्माण किया गया है। टाइम पीरियड अगर पूछ ले तो 1435 से 1460 ईस्वी का है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उचेल्लो ने अपने चित्रों में गहराई पैदा करने के लिए परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। परिप्रेक्ष्य पर आधारित इसके सबसे अच्छे 7 चित्रों में कौन है, सैन रोमानो की लड़ाई है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका प्रतिनिधित्व करने वाले 3 चित्र हैं। आगे, उसकी आरंभिक कृतियां अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली से युक्त हैं। बाद में वह नवीन आविष्कारों में रुचि लेने लगा था, ठीक है, पूछ लिया जाता है। अब इसके कुछ फेमस चित्र हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला है प्रलय, 4 धर्मदूत, सर जॉन हॉकवुड का अंत्येष्टि स्मारक, सैन रोमानो की लड़ाई, सेंट जॉर्ज और ड्रैगन, और कहाँ गया, फिर आगे, अरे हाँ इधर से, ठीक है, तो ये सब इसमें मिलता है। फिर आगे चलते हैं तो सैंड्रो बोट्टिसेली, अब इनके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है, 1445 से 1510 है। तो बोट्टिसेली जो है इसका जन्म 1445 ईस्वी में फ्लोरेंस इटली में होता है, और इसका वास्तविक जो नाम है वो है अलेस्सैंड्रो फिलिपेप्पी, ठीक है, याद रखना है। और वह फिलिप्पो लिप्पी का शिष्य तथा फ्लोरेंस के प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का प्रसिद्ध चित्रकार था, ठीक है, याद रखना है, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे अब देखिए ये चित्र है, ये चित्र है वीनस का जन्म, द बर्थ ऑफ वीनस, बनता किसमें है, किसका, पहली बात तो बोट्टिसेली का है, ठीक है। और कैनवास पर टेम्परा में दिखाया गया है 1486 ईस्वी में, ठीक है। पहले ज़माने के चित्र ऐसे ही बनते थे, उल्टे सीधे। चलो आगे चलते हैं। बोट्टिसेली को प्रमुखतः पैनल चित्रकार कहा जाता है, याद रखना है। और 1475 से 77 ईस्वी के मध्य बोट्टिसेली ने अपने करियर के आरंभ में एक प्रसिद्ध चित्र द एडोरेशन ऑफ द मगी बनाया, और पैनल पर टेम्परा माध्यम में बनाया गया यह चित्र वर्तमान में उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में प्रदर्शित है,
बोटिसेली का एक श्रेष्ठ चित्र है बसंत ऋतु 1470 ईस्वी के दशक के अंत में या फिर 1480 ईस्वी के शुरू में पैनल पर टेम्परा विधि से बनाया गया है और इसकी जो माप है वो है 202 सेंटीमीटर बाई 314 सेंटीमीटर या फिर इंच में बोलें तो 80 बाई 124 इंच में बनाया गया था और उफीजी गैलरी फ्लोरेंस में सुरक्षित है। इस चित्र में प्रेम की देवी वीनस बसंत ऋतु के स्वागत में खड़ी है। ठीक है, आगे है 1486 ईस्वी में वीनस का जन्म बोटिसेली का सर्वश्रेष्ठ व प्रसिद्ध चित्र है। यह चित्र टेम्परा विधि में 172.5 सेंटीमीटर 278.9 सेंटीमीटर में इसको बनकर तैयार किया गया और ये कैनवास पर बनाया गया है जो वर्तमान में कहाँ है, फ्लोरेंस में रखा गया है। ठीक है, वीनस का जन्म। आगे बोटिसेली के कुछ प्रमुख चित्र निम्नलिखित हैं। वीनस और मार्स, बसंत ऋतु, वीनस का जन्म, एप्लीज द्वारा चित्रित मिथ्या दोषारोपण, पिएटा, द एडोरेशन ऑफ मगी, ये सब बोटिसेली के। अब आते हैं आगे एंड्रिया डेल वेराचियो। अब इनके वेराचियो जो हैं इनकी प्रसिद्धि चित्रकार, मूर्तिकार एवं स्वर्णकार तीनों रूपों में थी। उनका जन्म 1435 ईस्वी में फ्लोरेंस, इटली में हुआ था। ठीक है, बहुत देर से बोल रहे हैं तो गला सूख रहा है बहुत तेज। ठीक है, तो देखिए ये चित्र आपको दिखाया गया है। अब इसमें क्या है, इसमें क्या दिखाया गया है इस चित्र में, इसमें ईसा की ईसाई दीक्षा दिखाई गई है जिसको बनाया है वेराचियो ने। ठीक है, कास्ट पर तेल रंग से बनाया है और संग्रह है फ्लोरेंस में। आगे बढ़ जाते हैं, उसका केवल एक प्रमाणित चित्र ही अवशिष्ट है, ईसा का बपतिस्मा। ठीक है, और यह चित्र इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। 1472 से 75 ईस्वी के मध्य में 177 गुणे 151 सेंटीमीटर आकार के कास्ट पर ऑयल माध्यम में ये बना है और वर्तमान में उफीजी कला दीर्घा फ्लोरेंस में इसको संग्रहित किया गया है। ठीक है, उसने डेविड की 125 सेंटीमीटर मतलब 49 इंच ऊंची कांस्य की प्रतिमा भी बनाई जो वर्तमान में बारगेलो संग्रहालय फ्लोरेंस में स्थित है। ठीक है, और वेरेचियो के प्रमुख चित्रों में मैडोना विद सीटेड चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, टोबियास एंड द एंजल, बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, ये सब वेरोचियो के हैं। वेरोचियो चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी था। उसके प्रमुख मूर्ति शिल्पों में क्राइस्ट एंड सेंट थॉमस ब्रॉन्ज में बनता है और डेविड ये भी ब्रॉन्ज में, बार्टोलोमियो की अश्वारोही प्रतिमा ये भी ब्रॉन्ज में, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे अब आता है दूसरा युग, चरम पुनरुत्थान कालीन कला। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड है 1500 से 1527 या 30 ईस्वी तक। 16वीं शताब्दी में फ्लोरेंस में पुनरुत्थान कला का चरमोत्कर्ष काल था। इस समय इटली के 3 कलाकार काफ़ी प्रसिद्ध थे, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल। यहाँ से क्वेश्चन दम से पूछे जाते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस हैं और बहुत ज़्यादा इनको प्रसिद्धि मिली हुई है। ठीक है, अब देखिए लियोनार्डो दा विंची, इनका टाइम पीरियड मतलब इनका हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो इनका टाइम है 1452 से 1519 ईस्वी और लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर के विंची नामक ग्राम में 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को हुआ था। विंची एक पहाड़ी नगर है जो आर्नो घाटी में स्थित है। वह फ्लोरेंस के एक धनी सर मैसियर पिएरो, देखिए वह किसकी बात हो रही है, एक सेकेंड, हाँ लियोनार्डो दा विंची की। ठीक है, तो वह फ्लोरेंस के एक धनी सर मैसियर पिएरो फ्रूसोसिनो डी एंटोनियो दा विंची, विंची नगर का नोटरी था। ये इसका अवैध पुत्र था, ये याद रखना है। उसने 5 वर्ष की अवस्था में ही अपनी ग्रामवासी माता कैटरीना से ले लिया गया था और उसका लालन पालन उसके पिता व उसकी वैध पत्नी जो एक कुलीन व संभ्रांत समाज की स्त्री थी इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कभी कभी।
लियोनार्डो बाएं हाथ से कार्य करता था, ये भी पूछते हैं, जिसके कारण उसे अशुभ भी कहा जाता था। उसके बाएं हाथ से कार्य करने का पता उसके गर्ल्स हेड रेखांकन से चलता है, जो कि 1483 में बनता है। ये पूछ लेगा कि बाएं हाथ से लिखने का पता किससे चलता है, तो याद रखना है इसको। आगे, लियोनार्डो दा विंची को लियोनार्डो दा विंची को केवल एक कलाकार ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व की एक महान विभूति भी माना जाता है। उसे वंडर ऑफ द एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी उपाधि दी गई है, युग का आश्चर्य। किसको? लियोनार्डो दा विंची को। अब देखिए ये चित्र है आपके सामने, ये चित्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनालिसा जो कि बनता है 1503 से 6 के बीच में, पोपलर लकड़ी के पैनल पर तेल रंग से इसको बनाया गया है। संग्रह है लूव्र म्यूजियम पेरिस में, और बनाने वाले कौन हैं? वही अपने लियोनार्डो दा विंची। आगे बढ़ते हैं। वह एक महान चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल इंजीनियर, वैज्ञानिक, ड्राफ्ट्समैन, फोटोग्राफर, ये सब था। ठीक है, आगे। लियोनार्डो एक अनुसंधानशील कलाकार था जिसने शरीर में रक्त परिभ्रमण, युद्ध में काम आने वाली सशस्त्र गाड़ियाँ, परमाणु बम, अनेक प्रकार के वायुयान, देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर व पनडुब्बी की कल्पना पर हजारों रेखा चित्र बनाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने? लियोनार्डो दा विंची ने। इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। उसने आरंभ में एंड्रिया डेल वेरेचियो से कला की शिक्षा ग्रहण की, और वेरेचियो एक सफल कौन था? मूर्तिकार। और 5 अगस्त 1473 ईस्वी को निर्मित लियोनार्डो का प्रथम ज्ञात तिथि युक्त चित्र इंपॉर्टेंट है, अर्नो घाटी, जो कलम और स्याही में इसको अंकित किया गया है, रेखा चित्र है। ठीक है, आगे। फ्लोरेंटाइन युग के उसके चित्रों में सर्वविख्यात कौन? उद्घोषणा है। इस चित्र को लियोनार्डो ने वेरेचियो के साथ मिलकर, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1472 से 1475 ईस्वी के मध्य फ्लोरेंस के दक्षिण पश्चिम में स्थित मोंटी ओलिवेटो के मठ के लिए पैनल पर ऑयल और टेम्परा माध्यम में बनाया गया था। आज यह चित्र फ्लोरेंस के उफीजी गैलरी में सुरक्षित है, याद रखना है। आगे, लियोनार्डो का सबसे परिष्कृत चित्र मार्च 1481 में पूर्ण मगी की आराधना है, और इसे उसने फ्लोरेंस के सान डोनाटो ए स्कूपेटो संघ के लिए बनाया था। इंपॉर्टेंट है कि मगी की आराधना को किसके लिए बनाया, पूछ लिया जाता है। फिर ऑयल ऑन वुड माध्यम में निर्मित यह चित्र वर्तमान में उफीजी गैलरी फ्लोरेंस में सुरक्षित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लियोनार्डो ने 1482 ईस्वी में लियोनार्डोज हॉर्स मूर्ति शिल्प की रचना की, परंतु यह मूर्ति पूर्ण नहीं हो पाई थी। केवल यह एक मिट्टी का मॉडल भर तैयार हो चुकी थी, जिसे बाद में फ्रांसीसी सैनिकों द्वारा नष्ट कर दिया गया जब इन्होंने मिलान पर आक्रमण किया था। ठीक है, समझते जाइएगा, बिल्कुल कहानी जैसा है इधर पे। 1499 से 1500 ईस्वी के मध्य में लियोनार्डो ने द वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन्ने एंड सेंट जॉन द बैप्टिस्ट चारकोल ब्लैक एंड वाइट चॉक ऑन टिंट पेपर माउंटेड ऑन कैनवास, ये चित्र अंकित किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्जिन एंड चाइल्ड विद, मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, यह चित्र वर्तमान में है कहाँ? लंदन में है, जानते ही हैं आप। आगे, द बैटल ऑफ अंधियारी 1505 में लियोनार्डो द्वारा बनता है, भित्ति चित्रों में सबसे परिष्कृत है, परंतु यह आज अज्ञात है, पता नहीं है इसका। आगे, 1472 से 1475 ईस्वी में लियोनार्डो का वेरेचियो के साथ लकड़ी पर तेल रंगों द्वारा अंकित चित्र द बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट है। उफीजी गैलरी फ्लोरेंस में इसको रखा गया है, और इस चित्र में ईसा का ईसाई दीक्षा दिखाया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लियोनार्डो ने स्फुमाटो मतलब छाया प्रकाश टेक्निक का आविष्कार किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का उदाहरण है यूफीजी गैलरी में संग्रहित उद्घोषणा तथा लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित वर्जिन एंड चाइल्ड विद सेंट एन्ने। ठीक है, याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। 1481 ईस्वी के लगभग वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। उसे फ्लोरेंस के निकट
ईसाई संतों के एक मठ में राज्याधिकारों द्वारा ईसा की वंदना विषय के चित्रण हेतु आमंत्रित किया गया और 1483 ईस्वी में वह मिलान पहुंचा। मिलान पहुंचकर उसने श्वेत इम्पॉर्टेंट है मिलान में उसने क्या बनाया, श्वेत रोम युक्त कोट वाली महिला का चित्र अंकित किया। फिर पूछा जा रहा है शैलखंडों की कुमारी शीर्षक से उसने 2 चित्र अंकित किए थे। प्रथम 1483 से 86 के बीच में, जो कि ऑयल ऑन पैनल माध्यम में बनाया था, और दूसरा 1495 में, मतलब 1495 से 1508 ईस्वी के बीच में ऑयल ऑन पैनल में ही इसको निर्मित किया था। ठीक है, याद रखना है। और पहला जो है ये लूव्र म्यूजियम पेरिस में, और दूसरा वाला जो है नेशनल गैलरी लंदन में रखा गया है। आगे 1515 से 1520 ईस्वी के मध्य लियोनार्डो ने लीडा और हंस शीर्षक से कैनवास पर तेल माध्यम से 2 विख्यात रंगीन चित्र बनाए। इनमें से एक उफीजी गैलरी फ्लोरेंस और दूसरा विल्टन हाउस इंग्लैंड में सुरक्षित है। बाद में इनके आधार पर एक रेखा चित्र रैफेल ने भी बनाए हैं। 1495 से 1498 ईस्वी के मध्य लियोनार्डो ने मिलान इटली के सांता मारिया उपासना गृह में अपना एक प्रसिद्ध चित्र ईसा का अंतिम भोज फ्रेस्को सेस्को विधि में बनाया और इसकी माप 460 सेंटीमीटर बाई 880 सेंटीमीटर है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे पॉइंट इनके बिल्कुल से रट लीजिएगा जितने दिए हैं। लियोनार्डो ने 1490 ईस्वी में पेन और स्याही माध्यम से अपना एक प्रसिद्ध चित्र विट्रुवियन मैन बनाया। यह चित्र वर्तमान में गैलरी डेल एकेडमिया वेनिस में सुरक्षित है। आगे बढ़ते हैं, बहुत भारी चैप्टर है सच में ये वाला। 1489 से 1490 के बीच उसने ऑयल ऑन वुड पैनल पर आधारित लेडी विद एन अरमाइन नामक चित्र बनाया। वर्तमान में यह चित्र पोलैंड के एक संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बस ये खत्म हो जाए फिर बाकी कल पढ़ा देंगे। 1503 से 1506 के मध्य लियोनार्डो ने फ्लोरेंस के एक अधिकारी फ्रांसिस्का देल जियोकोंडा की 24 वर्षीय पत्नी लीजा घेरार्डनी का आवक्ष चित्र, जो कि पोर्ट्रेट में बनाया है, जो संसार में मोनालिसा नाम से विख्यात है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, ये बिल्कुल से रटी होनी चाहिए। और मोनालिसा विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध व ख्याति नाम चित्र है। पोपलर लकड़ी के पैनल पर तेल रंग से बना है और छाया प्रकाश के माध्यम से त्रिआयामी प्रभाव को सुंदरता से दर्शाया गया है। और इस कौशल को चियोरस्क्यूरो नाम दिया गया है। और 77 सेंटीमीटर बाई 53 सेंटीमीटर या फिर कह दीजिए 30 इंच बाई 21 इंच माप के इस चित्र को लाल रंग के टोन में बनाया गया है। इसके पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य बना है और मोनालिसा अपने रहस्यमय मुस्कान के लिए विश्व में फेमस है। इस लाइन को ना फिर से एक बार दोबारा देख लेना, ठीक है, टाइम नहीं है, नहीं हम इसका रिवीजन भी करवा देते हैं यहीं पे, ठीक है। इस छवि को विश्व में परिष्कृत नारी छवि चित्र माना जाता है और संप्रति यह पेरिस के लूव्र संग्रहालय में सुरक्षित है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, लियोनार्डो दा विंची ने विटुवियन फॉर्म तथा स्फुमेटो तकनीक का आविष्कार किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। और लियोनार्डो ने तैल चित्रण माध्यम के रूप में बादाम के तेल का प्रयोग किया है। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे इनकी ना हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, समझे। 2 मई 1519 ईस्वी को 67 वर्ष की आयु में फ्रांस के एम्बोइस में इस महान कलाकार का निधन हो गया। कहाँ पर? एम्बोइस। लियोनार्डो की मृत्यु के साथ ही पश्चिमी सभ्यता के इतिहास का युग भी समाप्त हो जाता है। और वर्ष 2009 में टीवी चैनल डिस्कवरी पर फिल्मों की एक श्रृंखला द विंची एपरेटस जारी किया जाता है। कब? 2009 में। इस डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला के 10 एपिसोडों में से प्रत्येक लियोनार्डो के मूल चित्रों के निर्माण और परीक्षण के लिए समर्पित था। ये पूछ लिया जाता है कब इसको चलाया गया, तो 2009 में। कौन सा चैनल? डिस्कवरी। लियोनार्डो का एक अन्य प्रसिद्ध चित्र है 500 साल पुराना, जो कि 1500 ईस्वी का है, सल्वाटर मुंडी। बहुत इंपॉर्टेंट। लैटिन नाम है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड।
इस चित्र में ईसा मसीह को विश्व के उद्धारकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है और उनके एक हाथ में क्रिस्टल का गोला तो दूसरे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाया गया है। आगे, अखरोट के कैनवास पर तेल माध्यम से निर्मित है और यह 15 नवंबर 2017 को क्रिस्टी नीलामी में 450 मिलियन, बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन, ठीक है, ये जो लिखी हुई है ना, ये जो जितनी भी लाइन आपने पढ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं। यह चित्र नीलामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ अब तक का सबसे महंगा चित्र बन चुका है, ठीक है। आगे, यह दावा किया जा रहा है कि इस पेंटिंग को जल्द ही अल उला शहर के गवर्नर ऑफिस में लगाया जाएगा, जिसे सऊदी लंबे समय से सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बनाना चाहता है। आगे, लियोनार्डो द्वारा रचित ग्रंथ पैरागॉन ललित कलाओं के तात्कालिक अंतः संबंध तथा समस्त ललित कलाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए एक प्रकाश स्तंभ का कार्य करता है। लियोनार्डो दा विंची के कुछ प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना है। शैलखंडों की कुमारी, ईसा अंतिम भोज, मोनालिसा, मैडोना तथा शिशु ईसा, लीडा और हंस, द विट्रुवियन मैन, सल्वावाटर मुंडी, ये सब आपके लियोनार्डो दा विंची के हैं। अब यहाँ से माइकल एंजेलो, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि आज हम बहुत थक गए हैं। हमारी कंटिन्यू क्लासें हो जाती हैं आपके लिए तो थोड़ा सा थकान हो जाती है, ठीक है। ये बताइए क्लास कैसी लगी सभी को। इसका जो सेकंड पार्ट है ना उसको हम कल कर देंगे, ठीक है, परेशान नहीं होना है। प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है, बिल्कुल सीक्वेंस में लगा देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक तो गर्मी भी बहुत पड़ रही है और प्यास लगने लगती है, थोड़ा सा बोलो तुरंत प्यास लगती है, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ रहा है, तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। चैनल को शेयर भी कर दें सभी तक, जिससे कि सभी लोग जुड़ सकें, सभी लोगों को ये वीडियो मिल सके, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट